वेक्टर्स को लेके हमारा टॉपिक चल रहा था और वेक्टर्स में हमने इंट्रोडक्शन, वेक्टर्स एडिशन मेथड्स दैट इज़ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल लॉ एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये हमने अब तक पढ़ लिया है। एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, दो वेक्टर को कैसे ऐड करना है, दो वेक्टर को कैसे आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, ये पढ़ लिया। अब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब बेसिक फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है जिनको हम लंबे टाइम तक याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। देखिए भाई, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बात करो तो इसको तीन तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो सिंपल क्या है, किसी भी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? किसी भी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने एक ये पढ़ा होगा क्लास 9th के अंदर, अपने मैकेनिक्स थी जो फर्स्ट चैप्टर था मोशन, सॉरी लॉज ऑफ मोशन, सेकंड चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था फोर्स इजिकल टू एम ए, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का सेकंड लॉ था एफ इजिकल टू एम ए, वहाँ हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये मास है, मास होता है स्केलर विच इज इन मल्टीप्लिकेशन विथ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? आपका वेक्टर। तो स्केलर का वेक्टर के साथ में मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है और हम करते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कोई भी इसका कैसा रिजल्ट आएगा, मान लो कोई बॉडी है जिसका मास लेट 3 kg है और उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, जैसे आप कुछ का दिया है आई कैप जे कैप और लेट ये के कैप, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस मास एम आफ्टर दिस एक्सेलरेशन, तो F इजिकल टू एम, तो 3 एक्सेलेशन आपका 3i प्लस 4j प्लस 3k, ठीक है। तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9i प्लस 12j और प्लस 9k, ये सिंपल ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और आपका ये फोर्स का लास्ट प्रोडक्ट, सॉरी लास्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंपल कर सकते हैं। तो ये तो हमें इतना पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं, तो सिंपल बेसिक जो अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे किया है, बस स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। जो मेन दो चीज़ें हैं जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है दो वेक्टर का आपस में मल्टीप्लाई। एक स्केलर का वेक्टर साथ तो देख लिया, ये बड़ा ईजी है। अब स्टार्ट करते हैं, दो वेक्टर को अगर अपन मल्टीप्लाई करें आपस में, ठीक है। जैसे मेरे पास दो वेक्टर, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखो इसके दो रिजल्ट पॉसिबल है और उन दो रिजल्ट पॉसिबल होने से इनके दो टाइप्स हो गए हैं। जैसे एक बार मुझे वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ही करना है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे अगर क्वांटिटी कैसी आती है, स्केलर आती है, यानी रिजल्ट कुछ ऐसा आता है कि जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, विच इज़ नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर इंटू वेक्टर अगर स्केलर आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट और इसका फेमस नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। इसका क्या नाम है, डॉट प्रोडक्ट, ये इसका फेमस नाम है। और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें एंड एट द रिजल्ट वी गेट द वेक्टर अगेन, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और वापस हमें वेक्टर ही मिलता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर प्रोडक्ट। और इसका जो दूसरा फेमस नाम है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। ये लीजिए, ये हमारे दो टाइप के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो गए। जब हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर भी आ सकता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से एक वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है और उनका नाम क्या हो गया, स्केलर वाले का तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर आउटपुट आ रहा है तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले वाले ऑप्शन के साथ में, जो क्या है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और मेरे पास एक स्केलर आ जाए,
ठीक है, इसे हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। पहले हम आज की स्टडी करते हैं, उसके बेसिस कुछ क्वेश्चंस है वो देखते हैं, और फिर अगले वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे देश के वीर जवानों, मेरा इंट्रोडक्शन तो ले लो आप। नमस्कार मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को ईजी बनाना। चलिए भैया स्टार्ट कर देते हैं, फॉर्मेलिटी हो गई है। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। बेसिकली फेमस नाम ये इसका डॉट प्रोडक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ताकि आपको ध्यान रहे कि आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में स्केलर आता है, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए दो वेक्टर मैंने ले लिया, एक वेक्टर ये बी ले लिया और एक वेक्टर मैंने ये ए ले लिया, और दोनों के बीच में एंगल थीटा गिवन है। ठीक है, अब इन दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है, किससे, डॉट प्रोडक्ट से, स्केलर प्रोडक्ट में। अब ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे बताते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, हम ए का बी के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। देखिए इसमें करते क्या है, हम ए का बी के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ए का बी की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, ए का बी की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा हमें, उसका मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ में। नहीं समझ में आया, देख तो मैं लिख के जाता हूँ। देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ, ए के कंपोनेंट के साथ, किसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट, बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो देखो आपको कल बताया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कि याद रखने का था कि थीटा के साथ वाला cos थीटा और थीटा के वाला sin थीटा। तो ये ए वेक्टर है, ये दिख रहा है आपको किसी प्लेन में है, तो इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, ए sin थीटा, ए cos थीटा। तो इस तरफ कौन सा बन सकता है, इस तरफ आपका ये वाला, ये बन जाएगा ए cos थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट ए cos थीटा और थीटा के अवे वाला 90 डिग्री पे ए sin थीटा। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने डिस्कस किया था। तो अब हमें इसको देखना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई किया किससे, बी के साथ में। दोनों सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर्स है उनको हमने मल्टीप्लाई किया है, यानी ए cos थीटा को बी के साथ मल्टीप्लाई किया। ये जो आपका रिजल्ट आया है, यही क्या है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। यही क्या है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सिंबल डॉट आ गया। ठीक है, और इसको और अच्छी तरह से सुंदर तरीके से लिखें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी ए cos थीटा लिखूँ या ए बी cos थीटा लिखूँ, एक ही बात है। दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द डॉट प्रोडक्ट। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी cos थीटा। अरे भाई जब वेक्टर एडिशन ही सिंपल एडिशन नहीं था, हमारा वेक्टर एडिशन मेथड भी ए प्लस बी करना था, तो क्या रिजल्ट था, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिंपल एडिशन था नहीं, सिंपल एडिशन तो स्केलर्स में होता है, तो यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हम क्या बोलते हैं, वैसे प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए। अगर आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनको बताएगा कि ये क्या है, इस ए cos थीटा क्या है, ए का प्रोजेक्शन है किस पे, बी के ऊपर। ए का प्रोजेक्शन है बी के ऊपर, और हमने सिंपल क्या पढ़ रखा है, ये कंपोनेंट पढ़ रखा है, यानी ए का थीटा के साथ जो कंपोनेंट बन रहा है वो ए cos थीटा है, जो बी के पैरेलल है या बी के अलोंग है, उन दोनों का मल्टीप्लाई है। क्या ये बहुत प्रैक्टिकली हम इसको कैसे समझे, अब इसकी जो फील लेनी है हमें कि ऐसा होता है क्या, तो फील लेने के लिए अपन ने एग्जाम्पल ले लिया। जैसे एग्जाम्पल कैसे ले लिया मैंने, मान लो ये एक वुडन ब्लॉक मानो आप, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, समझ में जाएगा आपको। यहाँ मैंने बीच में एक बहुत रेक्टेंगल स्लिट छोड़ी, मान लो ऐसे बहुत पतली सी एक रेक्टेंगल स्लिट्स बड़ी सी छोड़ दी यहाँ पे, जिसकी विड्थ कम है, लेंथ आपको दिख रही है। ठीक है, और अज्यूम करो कि इसके नीचे ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ। ये ब्लॉक का है, ये ब्लॉक इसके नीचे है। अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल दे दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। और ये थ्रेड है,
कैसे, इसको आप ऐसे मानो कि मैंने क्या करने को शो कर रहा हूँ कि ये तो आपकी वुडन आपकी पूरी की पूरी हो गई है, और इसके नीचे मैंने ये ब्लॉक रखा हुआ है, समझ गए, ये ब्लॉक मैंने ऐसे ड्रॉ कर रखा है इसके नीचे ही, और यहाँ मैंने इसको काट के मान लो ऐसी एक रेक्टेंगल स्लिट बना दी लंबी सी, जिसमें से इसको मैंने ऐसे मान लो इस सैनिटाइजर बोतल है या ब्लॉक है, इसके साथ मैंने एक रस्सी बांध दी है, एक थ्रेड बांधी है, और थ्रेड को क्या किया मैंने रखा तो इसको उसके नीचे, और उस जो ये स्लिट बनी हुई ऊपर, इस स्लिट में से वो थ्रेड बाहर निकाल ली, इसके साथ जो थ्रेड बनी हुई है वो मैंने बाहर निकाल ली। आगे समझ में, ये थ्रेड मैंने बाहर निकाल ली, अब आपको ये दिख गया, ठीक है। अब एक टॉपिक जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है वर्क डन, वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। कैसे सर ये डॉट प्रोडक्ट कैसे एग्जाम्पल है, मैं आपसे पूछूं फोर्स क्या है, आप कहोगे सर फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेरी गुड। मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और मैं पूछूं आपसे इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ, आपने कहा हुआ, आउटपुट क्या आया, आपने कहा वर्क डन आया। वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी, को डायरेक्शन नहीं होती वर्क डन के पास में। तो आप देख रहे हो दे आर टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइंग विथ ईच अदर एंड गेटिंग ए स्केलर क्वांटिटी। तो मतलब यहाँ क्या आ गया, ये डॉट आ गया, और जब डॉट आ जाता है तो क्या जाता है cos थीटा, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, फुल fx cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला 9th के लेवल पे हमें ये cos थीटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, हमें वहाँ पे केवल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बताया था, क्योंकि आपने cos थीटा पढ़ा ही नहीं। 10th में आते हो तब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, लेकिन अब आपको हम बता देंगे कि f डॉट एक्स यहाँ पे fx cos थीटा, क्या इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट है क्या। अब आप ही सोचो, अगर ये ब्लॉक मान लो ऐसे रखा हुआ है, ये नीचे वाला, और इसके थ्रेड को मैंने ऐसे नीचे से, ये थ्रेड मैंने इसके नीचे से पकड़ ली, अब मैं इस पर फोर्स लगा लूँ, इस थ्रेड से मैं खींचूंगा, मान लो इस थ्रेड से मैं इसको खींचता हूँ, इस थ्रेड से, ये थ्रेड एक बार मान लो मैं एक बार के लिए इधर ले आया, ठीक है, एक बार के लिए मैं थ्रेड इधर ले आया, और इस थ्रेड से इसको मैं इधर खींचता हूँ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपको इधर चाहिए, ठीक है। आपने फोर्स इधर लगाया, तो फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये ब्लॉक इस तरफ आराम से खिसक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, उस स्लिट में से वो थ्रेड को ऊपर तरफ निकाल ली ऐसे। अब आपका डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए आपको इधर, लेकिन अब आप इस थ्रेड को खींच रहे इधर से, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फोर्स, यानी थ्रेड आपकी, ये आपका ब्लॉक, ये सैनिटाइजर दिख रहा है आपको, ठीक है। और अब मैं ये थ्रेड को ऐसे ऊपर बाहर, जो स्लिट मैंने बनाई थी उस स्लिट से मैंने उस थ्रेड को बाहर निकाल लिया। अब मैं उसको खींचूंगा तो थोड़ा सा ये खिसकेगा, और खींचूंगा तो और खिसकेगा, यानी अब हो क्या रहा है, आप ये डिफरेंस प्रैक्टिकली फील कर सकते हो कि जब मेरा ये फोर्स बिल्कुल इसके सामने था, यानी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा था उसी डायरेक्शन में मेरा फोर्स था, तो ये बड़ा फास्ट आपका ब्लॉक है खिसकता हुआ इधर आ रहा था, कहीं दिक्कत नहीं आ रही थी। फिर आपने क्या किया, उसको थ्रेड से बाहर निकाल के कुछ इतने एंगल पे खींचना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ से कुछ एंगल बना के आपको इस डायरेक्शन में खींचना शुरू करते हो, तो आप क्या देखते हो, ये उस स्पीड से नहीं खिसक रहा, इसके अंदर मूवमेंट उतना फास्ट नहीं आ रहा था जितना पहले बार में आ रहा था। फिर आपने और एंगल बढ़ाया, तो आप देख रहे हो कि और कम उसमें मूवमेंट आ रहा है, बहुत कम मूवमेंट आ रहा है, बहुत कम मूवमेंट हो रहा है। और अगर आपने ये पूरा फोर्स यहाँ लगा दिया, तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर इस थ्रेड को मैंने इसमें से निकाला, जो इसके साथ अटैच थी ब्लॉक के साथ, उसको पहले मैंने ऐसे खींचा, फिर ऐसे खींचा, फिर ऐसे खींचा, अब मैं बिल्कुल ऊपर से खींच रहा हूँ, तो अब आप देख सकते हो कि वो ब्लॉक ऊपर तो नहीं आ सकता। तो एंगल क्या हो गया, एंगल आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट इधर, ये ध्यान रखना, आपका मोटिव क्या है, आपको उसको इधर डिस्प्लेस करना है, लेकिन फोर्स आपने इधर लगा दिया, तो अब ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, वो वहीं का वहीं नीचे का नीचे फंसा रहेगा, ऊपर नहीं आएगा ना, फंसा मतलब इस तरफ मूव नहीं करेगा, इस तरफ मूव नहीं करेगा, इसका मतलब इधर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, यानी फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, इसका मतलब फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब आपका वर्क डन जीरो है। क्यों वर्क डन जीरो हुआ, तो यहाँ देखिए आप, क्योंकि आपका एंगल जो है वो फोर्स और एक्स
ये थीटा एंगल किसके बीच का होगा, ये थीटा एंगल उन दो उन दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का होगा जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अब जब इस सिचुएशन में आप देखोगे तो फोर्स आप डिस्प्लेसमेंट चाहते हो इधर, लेकिन फोर्स आपने लगाया इधर, आपका ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, और 90 डिग्री एंगल होने से cos 90 कितना होता है, 0 होता है। वर्क डन कितना आ गया, 0 हो गया। और जब आपका फोर्स इसके अलोंग ही है, इस डायरेक्शन में ही, इधर ही आपका फोर्स है, इधर ही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो आपका एफ एक्स एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री। उस सिचुएशन में आपका वर्क डन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। आगे बात समझ में। और जैसे ही आप एंगल यहाँ से बढ़ाओगे, एंगल बनेगा, एंगल 30 डिग्री बनेगा, फोर्स कम लगेगा, यानी फोर्स का इफेक्ट अब हमें कम देखने को मिलेगा। आप उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना फोर्स आपने 2 न्यूटन से इधर खींचा। अगर आप 2 न्यूटन आप इधर लगाओगे, 2 न्यूटन आप इधर लगाओगे, 2 न्यूटन आप ऐसे लगाओगे, तो चारों सिचुएशन में आप क्या देखोगे कि वर्क डन यानी डिस्प्लेसमेंट आपका वेरी करेगा। इस वाले में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, उसी फोर्स से डिस्प्लेसमेंट अब थोड़ा कम होगा, इसी फोर्स से डिस्प्लेसमेंट और कम होगा, और इस वाले डिस्प्लेसमेंट से, इस वाले फोर्स से आपके अंदर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो ब्लॉक वहीं का वहीं रहने वाला है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, आपको फोर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको उस फोर्स का उस x की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, कौन सा, एफ कोस थीटा कंपोनेंट है, वो मल्टीप्लाई करना है उस वेक्टर क्वांटिटी के साथ में। और जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो एफ कोस थीटा इंटू एक्स, यानी क्या आएगा, एफ एक्स कोस थीटा। इस तरह से हमें हमेशा क्या होता है कि हमारा फोकस क्या रहता है कि हमें वो फोर्स का देखना है, उस फोर्स को देखना है जिस फोर्स से एक्चुअल मूवमेंट हो रही है। इस वाले फोर्स से इस सिचुएशन में एक्चुअल मूवमेंट हो रही थी, लेकिन जब आपने ये फोर्स लगाया तो इस फोर्स का इफेक्ट पूरा नहीं पड़ा। इस फोर्स का एक कंपोनेंट बना, कौन सा, एफ कोस थीटा। वो कंपोनेंट से ही ये इधर खिसक रहा है, जितना भी खिसक रहा है। और आपने जब पूरा लगा दिया तो ये कंपोनेंट ही इसका खत्म हो गया इधर से, यानी इधर कोई फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा है इस डायरेक्शन में, और कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कंपोनेंट बना के देखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा भी हो सकता है, अगर मान लो आप इसका इधर प्रोजेक्शन बनाए, यानी अगर मैं कह दूं आपको कि ये तो ए है आपका, ये बी है, थीटा एंगल है, तो बी भी एक वेक्टर है, और वेक्टर बी का अगर आप एक ही डायरेक्शन में बनाओगे कंपोनेंट तो कौन सा बनेगा, ये बनेगा। और ये जब बनेगा तो ये थीटा के साथ वाला बन रहा कंपोनेंट, तो ये बन जाएगा बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये ए के हो गया पैरेलल, तो इसका मतलब अब क्या आएगा, ए के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, बी कॉस थीटा, यानी आपका ये ही एक्सप्रेशन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहे ए डॉट बी परफॉर्म करो या बी डॉट ए परफॉर्म करो, एक ही बात होती है। अभी हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करते हैं। ये प्रॉपर्टी पढ़ लिए, पर इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो अब लिखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। देखिए भाई, अब पहली प्रॉपर्टीज, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो क्या है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीनिंग क्या होता है कि ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों का मैग्नीट्यूड लास्ट में सेम आएगा। कैसे आएगा, अभी मैंने आपको इसको एग्जांपल देके बताया था कि ए का प्रोजेक्शन बी पे लो, यानी ए का कंपोनेंट बी के साथ मल्टीप्लाई करो या बी का कंपोनेंट ए के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों बार आपका आंसर ए बी कॉस थीटा ही आने वाला है। सेकंड थिंग आ जाइए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें क्या है कि मान लो आपका ए वेक्टर दे रखा है जो बी और सी के एडिशन सम के डॉट में है, तो इसको क्या करोगे, सिंपल जो अपन मैथमेटिक्स में करते हैं, ए को पहले बी से डॉट प्रोडक्ट कर दो और फिर ए को सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। ये हमारी सेकंड इसकी एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन क्या है,
अगर दो वेक्टर अगर मैं ले लूँ, वेक्टर ए और वेक्टर ए, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स है, ये कैसे हैं, इक्वल वेक्टर हैं, दोनों इक्वल वेक्टर है, तो इनका अगर आपका रिजल्ट कितना आएगा, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, ए डॉट ए का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए कॉस थीटा। भी ए क्या है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये ए क्या है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा उनके बीच का एंगल। तो अब जब इक्वल वेक्टर्स के बारे में पढ़ा आपने, इक्वल वेक्टर्स में क्या होते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। इसका मतलब थीटा इज 0 हियर, तो थीटा 0 है तो cos 0 कितना हो गया, cos 0 1 हो गया, तो ये बन गया a स्क्वायर हो गया, cos 0 1 हो गया। तो a डॉट ए यानी एक वेक्टर का खुद के साथ ही अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वो a स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, ऐसे देखो यूनिट वेक्टर्स आपने पढ़े हैं, उनको भी हम यहाँ देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर्स पढ़े, जैसे यूनिट वेक्टर्स का अगर अपन डॉट प्रोडक्ट करें, यूनिट वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो बेसिकली अपन यूनिट वेक्टर्स जो हमारे बार बार काम आए वो कौन कौन से हैं, याद है आपको, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम आई कैप से शो करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होगी, जो वेक्टर होगा उसको जे के अलोंग करेंगे और जेड को के अलोंग करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं आई डॉट आई करूँ, इसमें स्टार्ट करते हैं, आई डॉट आई, अगर आई कैप और आई कैप को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो जैसे मान लो मैं दो ड्रॉ कर लेता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया, तो ये भी आई है, ये जे है, ये के है, तो देखो आई और आई दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल ही आने वाले हैं। तो यूनिट वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, यानी आई कॉस थीटा, पर आई वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन है, हमें केवल इसका मैग्नीट्यूड यहाँ लिखना होता है। आई कौन है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, अगले आई का भी 1, और कॉस उनके बीच का एंगल। आई को आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आई दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो डॉट में कितना आ गया, cos 0 आ गया। ठीक है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 1 1 इंटू 1। तो अब देखो आप ट्राई करो, जे डॉट जे भी आपका 1 आएगा, क्यों, कि जे का मैग्नीट्यूड 1, इस जे का मैग्नीट्यूड 1, और ये भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो cos 0 आएगा, cos 0 1 ऐसे, और ऐसे ही आपका k डॉट k, तो i डॉट i 1, j डॉट j 1 और k डॉट k 1 आएगा आपका यूनिट वेक्टर्स में। तो अब क्वेश्चन आता है कि फिर सर i डॉट j क्या होगा, तो i डॉट j भी देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, i डॉट, जैसे मैंने i डॉट j किया, क्या आएगा, i का मैग्नीट्यूड दैट इज़ 1, j का मैग्नीट्यूड दैट इज़ 1, और cos, अब थीटा इनके बीच का एंगल, तो I और J में कितना होता है, 90 डिग्री होता है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, cos 90 0, तो सब कुछ 0। अब ऐसे देखो J डॉट K करूँगा, तो J और K में भी कितना एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, 0। K डॉट I करूँगा, K डॉट I कितना एंगल होता है, 90 0। इसका मतलब केवल I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K का ही आउटपुट कुछ आएगा। अगर आप परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स को अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हो तो आंसर आपका 0 ही आने वाला है। ठीक है, और प्रॉपर्टी एक दो और देखते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, इनको मैं साफ कर देता हूँ। प्रॉपर्टी है, सपोज आपको वेक्टर A गिवन है, ये हमने A के कंपोनेंट्स बनाए 3 डायरेक्शन में, I, J और K। कैसे बनाए ये आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बता रखा है। यानी वेक्टर A को मैंने 3 वेक्टर्स में तोड़ दिया, 3 कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग। अलोंग x एक्सिस ax, अलोंग y एक्सिस ay, अलोंग z एक्सिस az। ठीक है, इनसे मिलके ये आपका वेक्टर A बना हुआ है। सिमिलरली योर वेक्टर B को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ b एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब आपसे पूछे कि व्हाट इज द ए डॉट बी। अभी तो आपने ए डॉट बी क्या सीखा है, ए बी कॉस थीटा, बट देयर इज नो एंगल गिवन।
अगर एंगल गिवन नहीं हो उस तब से आपसे ए डॉट बी पूछे तो आपको अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया है, डॉट प्रोडक्ट सिखाया है यूनिट वेक्टर्स का। क्या करो आप, क्या रखोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसके साथ डॉट में कौन है, बी, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप डी जेड के कैप। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैं ए एक्स आई का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ और इसके साथ निकालूंगा। पर अभी मैंने बताया था आपको कि आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 आएगा, पर आई का जे के साथ 0 आएगा, आई का के के साथ 0 आएगा, जे का के साथ 0 आएगा, के का आई के साथ 0 आएगा। तो केवल हम क्या कर लेते हैं, जो सेम यूनिट वेक्टर्स है उनका ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे इस ए एक्स का बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए एक्स आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा, और आई डॉट आई 1 होता है तो मल्टीप्लाई में 1 आ गया, हो गया ए एक्स बी एक्स। अब मैं ए एक्स को बी वाई से जब मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो ये तो आई डॉट जे हो जाएगा, आई डॉट जे क्या हो जाता है, 0। बताया अभी मैंने आपको, आई डॉट जे 0 हो जाता है। इसका मतलब चाहे ए एक्स और बी वाई कुछ भी हो, उनको भी 0 से ही मल्टीप्लाई होना है, और 0 से मल्टीप्लाई होकर वो भी 0 बन जाएंगे। तो हमें इस पर ध्यान ही देना नहीं है, सीधा क्या करना है, ए वाई से बी वाई से मल्टीप्लाई, दोनों में जे है, और जे डॉट जे क्या बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा, के डॉट के आपका 1 बन जाएगा, यानी ये 3 टर्म में ही आके लास्ट में बचेगा। तो ए जेड बी जेड, ये हमारा ए डॉट बी आ जाएगा एंगल के बिना। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है, 6th है, अगर हमें एंगल निकालना हो, वेक्टर गिवन है और उनके बीच का एंगल निकालना हो, तो अभी आपने पढ़ा है दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। अब कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा को तो आप ए डॉट बी के नीचे ए और बी ले आइए, समझिए इन दोनों में है क्या, ए डॉट बी ए बी है तो ए क्या है, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। तो देखो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको मैंने यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कोस इनवर्स ए डॉट बी और ये ए बी हो जाएगा। थीटा निकालना था तो कोस को इन्वर्स में भेज दिया कि कोस जाएगा डिवाइड में, डिवाइड का मतलब ऊपर आएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब ए डॉट बी तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ए डॉट बी की वैल्यू देखो मैंने अभी निकाली है आपके सामने, दैट इज ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड और बी जेड डिवाइड बाई ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो भी मैंने सिखाया था, अंडररूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। याद कीजिए पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। और ऐसे ही कौन है मल्टीप्लाई में, बी का मैग्नीट्यूड, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे। ये हमारा एंगल निकालने का तरीका हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। अब इन प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ बोल लें कि इनको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यानी यूज़ करना मतलब इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें डॉट प्रोडक्ट का नॉलेज हो तो इन एप्लीकेशंस को समझने के लिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही लेके आता हूँ। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और कुछ अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो वेक्टर्स पे आए हुए हैं, वो करते हैं ताकि आपका डॉट प्रोडक्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ। ये वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के, और वेक्टर बी गिवन है माइनस आई प्लस 2j माइनस 2k, ये गिवन है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ये 2j है, ये 2j है मेरे ख्याल में, और आपका वो j है। ठीक है, ये 2j है और ये j है। चलिए ये गिवन है, इनके बीच का एंगल निकालना। तो अभी बताया मैंने आपको cos थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वो ax, याद कीजिए ax bx प्लस ay by प्लस az
और बी जेड, ठीक है। तो 1 इंटू -1, तो ये माइनस का 1 हो गया, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 1 +2, -1 -2 +2 डिवाइड बाई, ये तो आ गया आपका ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अब आता है अंडररूट ax² प्लस bx² प्लस cx², अंडररूट ax² प्लस ay² प्लस az², ठीक है। और फिर दोबारा मल्टीप्लाई में अंडररूट bx² प्लस by² प्लस bz²। अभी हमने फॉर्मूला बनाया था, तो इसका निकालो तो क्या आएगा, ये देखो अंडररूट 1 प्लस 4 प्लस 1 6, अंडररूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 1 6, इधर अंडररूट 1 1 और 2, तो 1 1 और 4, तो ये हो जाएगा 6, ऊपर ये बच गया 3 डिवाइड बाई नीचे √6 6 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/2 कहाँ आता है, कॉस में 60 पे आता है, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। ऐसे हमने थीटा उन दो वेक्टर्स के बीच का निकाल लिया, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं कि इसमें गिवन है आपका है वेक्टर A इज इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर B इज गिवन I माइनस 2j, ये गिवन है। ये क्या कह रहा है कि ये दोनों प्रूव करना आपको कि A और B ये दो वेक्टर्स गिवन है, आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 2i माइनस j, आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एज ए cos थीटा डॉट प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो आपने पढ़ा है कि a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा होता है। अब ये परपेंडिकुलर हमें प्रूव करना है, तो देखो इनका डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर अगर हो तो क्या होगा, देखो a तो 0 नहीं है, वैल्यू गिवन है, b 0 नहीं है, वैल्यू गिवन है, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 किस कंडीशन में आ सकता है कि जब ये एंगल इनके बीच कितना हो 90 हो, तो cos 90 कितना हो जाए, a 0 हो जाए। समझ गए आप, यानी आपको क्या प्रूव करना है, इनको ये बताना है आपको कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। उसको प्रूव करने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेंगे और आप उनका डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कर दो। अगर आपने उनका डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कर दिया, इसका मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया कि a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो क्या 0 आता है कि नहीं आता है, तो a डॉट b करेंगे, a की वैल्यू i प्लस 2j प्लस 3k और b की वैल्यू 2i माइनस j। बड़े इजी क्वेश्चन है, i को i से मल्टीप्लाई कर तो 2 आएगा, j को j से मल्टीप्लाई माइनस k को k से, k 0 है तो प्लस का 0, आंसर क्या आ गया 0। यानी a डॉट b आपका 0 आ गया है, और a डॉट b 0 तभी पॉसिबल है जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ये दो वेक्टर्स है ए बी, उन दो वेक्टर्स का सम है वो इसके इक्वल है और उनका जो डिफरेंस है वो इसके इक्वल है। आपको बताना है कि ए डॉट बी कितना होगा, तो ए डॉट बी चाहिए हमें। क्वेश्चन में तो ए प्लस बी दे रखा है और ए माइनस बी दे रखा है, लेकिन हमें ए डॉट बी निकालना है, तो हमें ए सेपरेट चाहिए, बी सेपरेट चाहिए, फिर तो हम कर देंगे। तो यानी अब हम दोनों इक्वेशन की हेल्प से पहले ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, फिर इसको ए डॉट बी कर देंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इक्वेशन 1 तो आपकी होगी 2i प्लस 6j प्लस के, और इक्वेशन बी आपकी ये हो गई 4i प्लस 2j माइनस 11 के, ठीक है। तो बेसिक आपने इक्वेशन अप्लाई कर दी, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करते ये 2i बन गया, b से b कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 6i प्लस ये 8j और ये माइनस 10 के बचेगा। अब इस 2 को मैं डिवाइडर भेज दूँ, तो ये 2 को मैं डिवाइडर भेज दूंगा तो ये बन जाएगा 3i प्लस 4j और माइनस का 5k, ये a आ गया। अब इस a की हेल्प से आप b निकाल सकते हैं, ठीक है। b आप कैसे निकालोगे, बड़ा इजी है, देख लो यहाँ पे, यहाँ a से b निकालना है तो आपको करना इससे निकाल लीजिए, ये ठीक रहेगा, माइनस चेंज होगा, इसको तो भेज दो। तो आपका
2i प्लस 6j माइनस के प्लस के, इसके माइनस में कौन आ गया, ये ए को आपने इधर भेजा तो आपका b के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। तो a को इधर भेजा तो a कितना है आपका, ये रहा। ये सब हो जाएंगे माइनस में, क्योंकि आप सबट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस a जा रहा है तो माइनस 3i माइनस 4j और प्लस का 5 के आ गया। तो यहाँ से b कितना आ गया, ये देखो आप 2i माइनस 3i यानी माइनस का i, 2i माइनस 3i माइनस का i, 6j माइनस का 4j तो प्लस का 2j प्लस के प्लस 6 के। तो मेरे पास ये भी आ गया, दैट इज़ माइनस i प्लस 2j। अब यहाँ हमारी समस्या का समाधान हो चुका है। a और b हमें इंडिविजुअल मिल चुके हैं, अब इनका a डॉट b परफॉर्म करना है, आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो a डॉट b परफॉर्म करने के लिए आपको i से i डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, i से i को मल्टीप्लाई करो तो -3, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 8 और 5 को माइनस का 30 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -33 यानी 22, फाइनल आंसर आएगा माइनस का, ठीक है। 30 में से 8 गए तो 22 में 3 जुड़ गए माइनस के, तो माइनस के 25 आंसर आ जाएंगे। ये आपका है। तो ये क्वेश्चन ये कि फिर ये सर माइनस पॉसिबल है कि, हाँ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है कि देखो a डॉट बी बेसिकली क्या होता है, a b cos थीटा होता है। अब थीटा की वैल्यू मैं आपसे पूछूं, अगर थीटा में 120 पुट कर देता हूँ तो cos 120 कितना होता है, cos 120 होता है -12, तो इसका -12 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव भी आ सकता है, और आपने पढ़ा भी है नेगेटिव वर्कडन, याद कीजिए नेगेटिव वर्कडन और पॉजिटिव वर्कडन थे ना। तो नेगेटिव वर्कडन मतलब वर्कडन क्या था भी, f डॉट x में स्केलर प्रोडक्ट था वर्कडन जो नेगेटिव हो सकता है। कब, जब थीटा अबव 90 हो। अगर थीटा अबव 90 होता है तो नेगेटिव पॉसिबल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा, और क्वेश्चन देखते हैं और इसमें कुछ मिल जाए हमें। क्वेश्चन फ्रॉम जी मेंस 2018 में आया हुआ ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि a और b के तो आपको दे रखी है वैल्यूज़ वेक्टर a और b की, c का मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले c का वेक्टर फॉर्म निकालेंगे और उसको फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना इजी है, ठीक है। और कंडीशन दे रखी है कि a डॉट b और b डॉट c और a डॉट c ये आपस में इक्वल है, और c जो है वो को प्लानर है a और b के साथ, को प्लानर वेक्टर मतलब वो भी एक ही प्लेन के अंदर है। एक ही प्लेन में होने मतलब जैसे इनके i और j दो ही कंपोनेंट है, तो वो भी उसी प्लेन में है, यानी उसके पास भी i और j दो ही कंपोनेंट मिलेंगे, k नहीं मिलेगा, z एक्सिस में नहीं है वो, इनके साथ xy प्लेन में ही है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ देखो मुझे दिख रहा है कि ए बी की तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बी सी और ए सी की वैल्यू हमारे लिए अननोन है। तो पहले मैं सी को प्लानर है तो सी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ कि ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब जो भी एक्स वाई की वैल्यू आई पुट कर देंगे, इससे मुझे सी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ए डॉट बी निकालता हूँ, पहले मैं ए डॉट बी की वैल्यू मैं निकालता हूँ आई प्लस जे डॉट 2i माइनस जे, ये ए डॉट बी। तो अब आई को आई से मल्टीप्लाई करो 2 और j को j से मल्टीप्लाई करो -1, आंसर कितना आ गया 1, यानी a डॉट बी कितना आ गया 1 आपका आ गया। अब b डॉट c मैं कह रहा हूँ, b डॉट c निकालते हैं। तो b कितना है, b तो आपका 2i माइनस j है और c की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये हो गया इजिकल टू, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो 2 को x से तो ये 2x हो गया, माइनस i को -1 को y से माइनस का y हो गया, ठीक है। -1 इंटू वाई माइनस वाई, 2 इंटू एक्स 2x हो गया। अब इसकी वैल्यू भी किसके बराबर है कि b डॉट सी किसके बराबर है, a डॉट बी की। b डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट बी, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट सी कितनी है 1 है, तो ये 1 आ गया। यानी मेरे पास इक्वेशन एक आ गई है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब मैं a डॉट सी का यूज़ कर लेता हूँ। a डॉट सी का मैंने यूज़ किया, a आपका i प्लस जे और c आपका कितना है 2i, सॉरी c तो हमें निकालना है, हमें पता ही नहीं इसकी वैल्यू हमने क्या रखी है, xi प्लस वाई जी।
तो आई एक्स प्लस एक्स, तो ये एक्स हो गया, 1 इंटू एक्स, एक्स 1 इंटू वाई प्लस वाई इजिकल टू, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी 1 की, क्योंकि ए डॉट सी बी ए डॉट बी के बराबर है, ए डॉट सी बी ए डॉट बी के इक्वल है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये इक्वेशन नंबर मेरे पास सेकंड आ गई। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं हम, सबट्रैक्ट कर दे भाई। इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो 2x माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स बचेगा, नहीं गड़बड़ हो गई, वाई सॉरी प्लस है, प्लस आएगा वाई है। चलो अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल ऐड करना है, तो 2x प्लस एक्स, तो ये 3x हो गया, माइनस वाई प्लस वाई 0 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ गई, और x की वैल्यू 2/3 यहाँ पुट करो तो y की वैल्यू उसको भेजोगे तो 1/3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2/3, y की वैल्यू 2/3 आ गई, यानी अब हमें पास c का एक्सप्रेशन आ गया है। c का एक्सप्रेशन आपका c इजिकल टू वैक्टर c इजिकल टू x इज 2/3, तो यहाँ 2/3 आई कैप प्लस y इजिकल टू 1/3 जे कैप। बस अब निकालना है मैग्नीट्यूड, तो अपना ऑप्शन है उसमें दे लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बता रखा है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर यानी 2/3 का स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ c, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4/9 और ये आपका 1/9, 9 एलसीएम आएगा, 4 + 1 5, ये आपका आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका सी का मैग्नीट्यूड आ गया। तो ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए जो एक तरह से एप्लीकेशंस हैं कि कैसे हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं कई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो हमने उनके क्वेश्चन से आज देख लिए। अब ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट, जिसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और आउटपुट में हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। लेकिन अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और आउटपुट में क्या मिले, एक वेक्टर मिले, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में जाएंगे। अगले वीडियो में हम उसका पहले पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद उस पर जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।